फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, जो मेरा चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड, जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर एजुकेशन की हर वीडियोस, हर टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत क्या होता है। लेकिन इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लर्निंग से रिलेटेड अभी तक हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लर्निंग का हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने देखा था मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम की शैलियाँ क्या कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। लर्निंग थ्योरीज, या हम स्कूल्स या इज़म्स या सेक्ट्स भी इनको कह सकते हैं। तो जिसमें हमने तीनों तरह के इज़म डिस्कस किए थे, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। इन सबको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद डिस्कस किया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या इसको कनेक्शनिज्म या एसआर बोन थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, जो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। और आज हम डिस्कस करेंगे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत क्या होता है। तो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि इनसाइट थ्योरी, या हम इसको कह सकते हैं सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या होती है Insight learning is one of the first cognitive theories of learning. The learning theory named as learning by insight is the contribution of Gestalt psychologist. Gestalt psychology began with the work of German psychologist who was studying the nature of perception. Wertheimer is generally considered to be the Gestalt psychology's founding father. Wertheimer, Kohler, Kafka, all of these men, originally German, eventually settled in America, are the leaders of what is historically Gestalt psychology. तो दोस्तों, इनसाइट लर्निंग जो है एक कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी क्या होती है, यानी कि संज्ञान से रिलेटेड है, इनसाइट से रिलेटेड है, सूझ से संबंधित है। अब कॉग्निटिव थ्योरी या कॉग्निटिविज्म क्या होता है, इसको मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि कुछ थ्योरीज कॉग्निटिविज्म के अंतर्गत आएंगी, कुछ थ्योरीज बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आएंगी, कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत आएंगी। तो ये एक कॉग्निटिव थ्योरी है। कई बार आपके सीटेट या नेट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनसाइट लर्निंग किस तरह की थ्योरी है। तो ये कॉग्निटिव थ्योरी है, यानी कि संज्ञान से रिलेटेड है। तो इस थ्योरी को लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो थ्योरी थी, ये किस तरह के साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाई गई थी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इस थ्योरी को स्टार्ट किया गया था। देखिए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि जर्मनी में रहते थे, और वो जो है उस टाइम नेचर ऑफ परसेप्शन पर काम कर रहे थे। नेचर ऑफ परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज को किस तरह से समझा जा सकता है, उस टॉपिक पर, उसकी प्रकृति पर वो काम कर रहे थे। देखिए, गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एज अ होल, यानी कि किसी चीज को संपूर्ण तौर पर समझना। अब ये जो थ्योरी है, ये दी गई है जर्मन साइकोलॉजिस्ट यानी कि गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से थ्योरिस्ट थे जिनको गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, या इसको हम कह सकते हैं गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट कौन कौन से थे। तो इनमें मैक्स वर्दाइमर, वुल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो जो मैक्स वर्दाइमर थे, उनको इस थ्योरी का फादर फाउंडर भी कहा जाता है। हिंदी में हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था वो किया गया था मैक्स वर्दाइमर के द्वारा। इस थ्योरी के जनक कहे जाते हैं।
वुल्फगैंग कोहलर के द्वारा इस थ्योरी पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट जो सुल्तान पर किया गया था या और एक दो एक्सपेरिमेंट थे जो किए गए थे वो किए गए थे कोहलर के द्वारा। और कुर्ट कॉफका जो है इनके सहयोगकर्ता थे, इनके साथ वो काम करते थे। इसके अलावा एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, कुर्ट लेविन का नाम भी गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट में आता है, लेकिन इन तीन थ्योरिस्ट को गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था बेसिक इंट्रोडक्शन गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में। अब हम देखेंगे गेस्टाल्ट थ्योरी का मीनिंग क्या है, यानी कि लर्निंग बाय इंसाइट। इंसाइट का मीनिंग क्या होता है? तो ये थ्योरी गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से जानी जाती है। तो गेस्टाल्ट मैंने अभी भी बताया कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है होल, टोटल पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी चीज को एज अ होल समझना, समग्र तौर पर किसी चीज को समझना। तो ये एक कॉग्निटिव थ्योरी है, यानी कि कॉग्निटिविज्म के तहत आती है। कौन से सेक्ट या स्कूल के तहत आती है? कॉग्निटिविज्म के तहत आती है। कॉग्निटिविज्म कहता है कि किसी भी चीज को एज ए होल समझा जाता है, किसी भी चीज को पार्ट्स में हम नहीं सीख सकते। लर्निंग जो है पार्ट्स में नहीं होती, एज ए होल हम किसी चीज को समझते हैं। तो ये एक कॉग्निटिव थ्योरी है, यानी कि संज्ञान से रिलेटेड है, जो आती है कॉग्निटिविज्म के तहत। तो कॉग्निटिविज्म बिलीव करता है कि जो लर्निंग होती है वो एज अ होल होती है रेदर देन पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स में लर्निंग नहीं हो सकती। लर्निंग एज अ होल, किसी भी चीज को हम समग्र तौर पर सीख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को सीखा नहीं जा सकता। तो इसको प्रूव करने के लिए कोहलर के द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे चिंपैंजीज के ऊपर, और वो लास्ट में इसी रिजल्ट पर पहुंचे थे कि हाईएस्ट टाइप की जो लर्निंग होती है वो इनसाइट के थ्रू होती है, यानी कि अचानक व्यक्ति के दिमाग में कोई सूझ पैदा होती है और तभी लर्निंग होती है। इनसाइट का मतलब होता है अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की गहरी समझ। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कोहलर के द्वारा कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो चिंपैंजीज के ऊपर किए गए थे। इसके अलावा उन्होंने मेंटलिटी ऑफ एप्स नाम से एक बुक भी लिखी थी 1925 में, और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे 1913-17 में वो किए थे कैनरी आइलैंड के ऊपर। कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी जगह उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। तो कैनरी आइलैंड नामक एक जगह है, वहां पर उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था। और इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने यही शो करने की कोशिश की है, यही समझाने की कोशिश की है कि जो अधिगम होता है या जो लर्निंग होती है वो इनसाइट के थ्रू होती है, यानी कि व्यक्ति के दिमाग में अचानक सूझ पैदा होती है, उसके द्वारा वो किसी चीज को सीखता है, यानी कि किसी चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किए थे वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने सुल्तान के ऊपर किया था। देखिए, सुल्तान उनके चिंपैंजी का नाम था, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट ऑन सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है या एक्सपेरिमेंट विद बॉक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या था ये एक्सपेरिमेंट, आइए देखते हैं। तो कोहलर क्या करते हैं, एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसको वो एक केज के अंदर बंद कर देते हैं, यानी कि एक पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। पिंजरे की छत से कुछ बनाना लटका देते हैं, यानी कि कुछ केले लटका दिए जाते हैं और एक बॉक्स वहां पे रखा जाता है। इसके अलावा कुछ डंडे वगैरह वहां रख दिए जाते हैं। तो चिंपैंजी काफी कोशिश करता है उन केलों को पकड़ने की, लेकिन वो नहीं कर पाता, सक्सीड नहीं हो पाता है। तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वहां रखी हुई स्टिक से वो ट्राई करता है। फिर भी जब वो नहीं पकड़ पाता तो एक बॉक्स को उन बनानास के नीचे लेके आता है और डंडे की सहायता से वो केले पकड़ लेता है, केलों को निकाल लेता है। तो कोहलर ने इस प्रयोग के द्वारा ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जो चिंपैंजीज था उसने बनानास को प्राप्त करने के लिए कोई बार बार ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज नहीं किया, बल्कि उसके दिमाग में अचानक ही कोई सूझ पैदा हुई और उसने बनानास को प्राप्त कर लिया। आगे इसी एक्सपेरिमेंट का जो डिफिकल्टी लेवल था वो बढ़ा दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि अब रूम में 3-4 बॉक्सेस रख दिए जाते हैं, साथ में 1-2 डंडे होते हैं और जो बनानास थे उनको और ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। अब जो चिंपैंजीज था वो क्या करता है, एक बॉक्स और स्टिक की सहायता से बनानास को प्राप्त नहीं कर सकता था। तो वो बनानास को तभी प्राप्त कर सकता था जब वो 2 या 3 बॉक्सेस को लगा के स्टिक की सहायता से उनको प्राप्त कर सकता था। तो चिंपैंजी ने क्या किया, उसके दिमाग में अचानक ही आइडिया आता है कि एक के ऊपर एक बॉक्सेस को वो रखता है और स्टिक की सहायता से इन बनानास को प्राप्त कर लेता है। तो इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो यही बताना चाहते हैं कि व्यक्ति में अचानक ही सूझ पैदा होती है जिसके द्वारा वो किसी भी
प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, यानी कि इंक्यूबेशन की स्टेज हम इसको कह सकते हैं, अचानक ही सूज पैदा होना। देखिए कोहलर के द्वारा एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको जाना जाता है एक्सपेरिमेंट विथ 2 स्टिक्स, यानी कि 2 छड़ियों के साथ प्रयोग। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था आइए समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो सिचुएशन थी उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट बना देते हैं। अब क्या करते हैं, चिंपैंजी को पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। उस पिंजरे के अंदर 2 स्टिक्स होती हैं, एक मोटी स्टिक होती है यानी कि हॉलो स्टिक होती है और एक पतली लंबी स्टिक होती है। तो इस हॉलो स्टिक के अंदर इस पतली वाली लंबी स्टिक को डाल के इसको एक लंबी स्टिक बनाया जा सकता है। और जो केले थे वो इतनी दूरी पर पिंजरे के बाहर रखे जाते हैं कि इस लंबी स्टिक से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो चिंपैंजी पहले एक स्टिक का प्रयोग करके ट्राई करता है, लेकिन नहीं होती तो उसके दिमाग में अचानक ही आइडिया आता है और वो दूसरी वाली स्टिक को इसके अंदर फंसा के और फिर बनानास को प्राप्त कर लेता है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में कोहलर ने अलग अलग तरह के डिफरेंट चिंपैंजीज को प्रयोग किया, लेकिन उनका जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। जो दूसरे चिंपैंजीज थे उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम को सोल्व किया वो उन्होंने सुल्तान की ने किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व किया उसको देखकर उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व किया। लेकिन जो सुल्तान चिंपैंजी था वो बहुत इंटेलिजेंट था और यहाँ इन प्रयोगों के द्वारा वो यही कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अचानक सूझ पैदा होती है उसके द्वारा ही वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो दोस्तों कोहलर जो है अपने इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या कंक्लूड करते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि उनके जो चिंपैंजीज थे उन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज नहीं किया अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बल्कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को इंटेलिजेंटली सॉल्व किया, यानी कि बुद्धि का प्रयोग किया उन्होंने। तो इसके लिए वो इनसाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि लर्निंग जो है इनसाइट के थ्रू होती है, सूझ के द्वारा लर्निंग होती है। तो इस थ्योरी में इनसाइट के अंदर कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, यानी कि इसका मानदंड क्या क्या होता है, सूझ सिद्धांत का क्राइटेरिया क्या है। तो इनसाइट थ्योरी का जो क्राइटेरिया है, जो मानदंड है, वो क्या कहता है कि किसी भी चीज को एज अ होल समझा जा सकता है। जो लर्नर होता है वो किसी चीज को एज अ होल परसीव करता है और लर्नर ट्राई करता है कि जो भी सिचुएशन उसके सामने है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है, उनको जज करता है, उन फैक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लर्नर को जो है अपनी प्रॉब्लम का अचानक ही इनसाइट के थ्रू उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इनसाइट डिपेंड करती है, यानी कि सूझ कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है। तो व्यक्ति का इंटेलिजेंट होना जरूरी है, लर्निंग सिचुएशंस किस तरह की है, इनिशियल एफर्ट्स वो क्या करता है और रेपिटेशन और जनरलाइजेशन किस तरह से करता है। ये चारों ही फैक्टर जो है इनसाइट के लिए जरूरी होते हैं। तो दोस्तों ये थी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब हम देखते हैं इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि शिक्षा में इसका किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स पर इसमें जो है फोकस किया गया है, इस थ्योरी में बताया गया है कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं। तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखिए किसी भी चीज को समग्र तौर पर समझना, यानी कि संपूर्ण तरीके से किसी चीज को करना, लर्निंग जो है पार्ट्स में नहीं होती। इस चीज पर इस थ्योरी में फोकस किया गया है। किसी भी सिचुएशन को हम एज अ होल समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है the use of blind fumbling and mechanical trial and error should be minimized. The learner should try to see relevant relationships and act intelligently. देखिए ब्लाइंड फंबलिंग यानी कि अंधे प्रयास करना जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और ट्रायल एंड एरर मेथड का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। और कि लर्नर के द्वारा किसी भी चीज को बिल्कुल उनके बीच कोई भी सिचुएशन है उसके बीच क्या रेलिवेंट रिलेशनशिप है उसको समझना चाहिए। उसके बाद उस टॉपिक पर या उस चीज पर उस सिचुएशन के बारे में इंटेलिजेंटली यानी कि बुद्धि के साथ काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पस और मोटिव प्लेज द सेंट्रल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। देखिए लर्निंग प्रोसेस में यानी कि सीखने की प्रक्रिया में मोटिव का होना बहुत जरूरी है। मोटिव का मतलब होता है रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि किसी चीज का पर्पस क्या है, सीखने का उद्देश्य क्या है। अगर मोटिव ही नहीं होगा तो लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये थी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसको गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, या हम हिंदी में कह सकते हैं अंतर्दृष्टीय सूझ का सिद्धांत क्या है। तो इस थ्योरी को आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसका हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों की कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।